नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन बैंकिंग। इस टॉपिक का मेन पर्पज है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी है, किस लॉ के तहत कैपिटल कितनी चाहिए ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा। हर अलग अलग पहले ये नॉर्म्स आने से पहले बेसल के जो नॉर्म्स हैं, बेसल के नॉर्म्स आने से पहले हर कंट्री बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए अपने देश के अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल करते थे। इससे होता क्या था, किसी देश में कैपिटल बैंकिंग के लिए अलग होती थी, किसी देश में अलग और किसी दूसरे देश में अलग होती थी। इससे होता क्या था, बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स बार बार डूबते थे और बैंकों में पब्लिक का पैसा होता है। अगर किसी भी देश के बैंकिंग सेक्टर कोई बैंक बार बार डूबेगा तो उस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से इंपैक्ट हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए 1975 में बेसल के जो नॉर्म्स हैं, बेसल नॉर्म्स क्यों बोलते हैं इसको, बेसल एक जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है बेसल। वहां पे 10 देशों के जो गवर्नर्स है 1975 में सबसे पहली बार 1975 में पहली बार वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि ऐसे कुछ नॉर्म्स बनाए जाएं, ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएं जो बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में रेगुलेट करे। तो सभी देशों 10 देशों ने मिलकर आपस में कंसेंसस किया, उनकी सभी के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसाइड किया गवर्नर से भाई हम इन सभी को फॉलो करेंगे। 10 देशों ने सबसे पहले इनको माना और इनको बोला गया बेसल I अकॉर्ड। ये सबसे पहले कब आए, 1988 में पब्लिश हुए। इसके अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, क्या उसके कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसके रिव्यू होंगे, क्या उसके डिस्क्लोजर्स होंगे, वो सब उसमें दिया गया था बेसल I के अकॉर्ड में 1988 में। लेकिन उसमें कुछ खामियां थी, वो पूरी तरह से ठीक नहीं थे। ये आने के बाद भी बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्थ में कोई खास सुधार नहीं हुआ, बैंक बार बार डूबते रहे पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस कमी को दूर करने के लिए बेसल ने, ये लोग फिर दोबारा इकट्ठा हुए कहां पे, बेसल में, और बेसल 2 के नाम से इनमें सुधार करके, बेसल 1 वाले नॉर्म्स में कुछ सुधार करके बेसल 2 के नाम से 2004 में इन्होंने दोबारा कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में कैपिटल की एडिक्वेसी को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही वोलेटाइल इंडस्ट्री है। बैंकिंग इंडस्ट्री में पब्लिक के पैसे से ही लोन्स एंड एडवांसेस दिया जाता है। अगर वो लोन्स एंड एडवांसेस वापस नहीं आता तो बैंक की कैपिटल लगातार इरोज हो जाती है। एक कैपिटल इरोज होने के कारण बैंक के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए बेसल के जो नॉर्म्स थे, बेसल 2 जो नॉर्म्स थे, इनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट के अलावा 3 पिलर्स प्रिस्क्राइब किए गए इन नॉर्म्स में। इन जो बेसल 2 के जो नॉर्म्स हैं उनमें मेन 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर बोलता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया। फिर दूसरा पिलर बोलता है कि सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब बैंक की कैपिटल में अगर कोई कमी है या बैंक एडुकेट है कि नहीं है, उसको देखने के लिए कोई ना कोई रिव्यू करेगा। वो कौन करेगा, सुपरवाइजरी रिव्यू, ये करेगा टॉप मैनेजमेंट। तीसरी बात बोला गया मार्केट में डिसिप्लिन, ये आए 2004 में। ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। ये आने के बाद भी बैंकिंग इंडस्ट्री में लगातार बैंक्स घाटे में जा रहे थे या बैंक्स में एनपीए बढ़ता जा रहा था, बैंक्स डूबते जा रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 2013 में इन्हीं नॉर्म्स को फिर से रिवाइज किया गया और 2013 में बेसल 3 के नाम से नए नॉर्म्स निकाले। बेसल 2 और 3 के नॉर्म्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल जो पहले जो 3 पिलर थे उन पिलर्स के आगे इनहैंस एक वर्ड अलग से उन्होंने ऐड कर दिया। ये 2013 में ये नॉर्म्स आए। भारत भी बेसल का जो BIS है, बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मेंबर है। तो भारत ने भी इन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हाँ भरी। और इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बेसल 3 के नॉर्म्स अभी फॉलो होते हैं। RBI ने इसको प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि बेसल 3 के हिसाब से बैंक की कैपिटल के नॉर्म्स होने चाहिए। तो बेसल 3 के हिसाब से 31/3/2019 तक इंडिया में जितने भी बैंक्स थे उनको अपनी कैपिटल का स्ट्रक्चर बेसल 3 के हिसाब से बनाना था। और इसमें 3 जो इसके जो पिलर थे वो पिलर है, पहला वाला सेम है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके आगे उन्होंने क्या लिखा था, इनहैंस कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरे वाले में इनहैंस सुपरवाइजरी रिव्यू एंड कैपिटल एडिक्वेसी। तीसरे वाले में बोला इनहैंस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। अब बेसल 3 में
मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या रेट प्रिस्क्राइब किया गया, परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया गया बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, कैपिटल के लिए, वो हम बताते हैं। दोस्तों यहां तक हमने समझा कि जो 3 पिलर हैं, उस पिलर में से पहला पिलर क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि बेसल 3 के 3 जो पिलर हैं, उस पिलर में से पहला पिलर है। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि टीयर 1 कैपिटल। अब हम आपको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, टीयर 2 कैपिटल क्या होती है। वहां पे प्रेस्क्राइब किया कि भाई टीयर 1 कैपिटल ऐसी होगी, जो भी टीयर 1 कैपिटल होगी, जो भी आइटम्स टीयर 1 कैपिटल में होंगे वो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, उसका रेट क्या प्रेस्क्राइब किया, 5.5%। और ये बोला कि जो भी बैंक्स बेसल को फॉलो करेगा उसके पास ये 5.5% मस्ट होना चाहिए अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में रहना है, नहीं तो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दो। तो इक्विटी, कॉमन इक्विटी टीयर 1 में कितना होना चाहिए, 5.5%। ये मैंडेटरी सभी बैंकों के लिए। फिर एडिशनल दिया गया टीयर 1 में कि भाई एडिशनल टीयर 1 कैपिटल अगर किसी के पास है, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें अगर एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है, उसका रेशियो कितना हो सकता है, मे भी हो सकता है 1.5%। ये मैंडेटरी नहीं है कि ये हो, जरूरी नहीं है, ये एडिशनल हो भी सकता है ना भी हो, बट कॉमन इक्विटी 5.5 से ऊपर होना ही चाहिए। फिर क्या बोला कि टोटल टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, 7%। ये मस्ट बोला गया। इसका मतलब किसी के पास अगर टीयर 1 कैपिटल, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसके पास 7% टोटल ये होना चाहिए टीयर 1 कैपिटल। फिर बात किया उसने कि टीयर 2 कैपिटल, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो टीयर 2 कैपिटल है उसमें कुछ आइटम्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किए कि टीयर 1 में कौन से आइटम होंगे, जैसे कि कॉमन इक्विटी शेयर्स हैं वो कहां पे जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कहां पे जाएंगे, अगर स्टैच्यूटरी कोई रिजर्व्स पड़े हैं वो कहां पे आपको टीयर 1 में लेना, टीयर 2 में लेना, जनरल रिजर्व्स अगर पड़े हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है या कोई लॉस रिजर्व्स पड़ा हुआ है, तो उन सभी को प्रिस्क्राइब करने के लिए अलग से उन्होंने बताया कि भैया आपको टीयर 1 में क्या लेना है, टीयर 2 में क्या लेना है। लेकिन कैपिटल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा वो यहाँ पे बताया गया। मैं आपका भी आगे थोड़े बताऊंगा कि टीयर 1 में कौन कौन से आइटम टीयर 1 में है और कौन कौन से आइटम टीयर 2 में है। अब टीयर 2 में जब बोला कि कैपिटल 2% तक हो सकती है, जो भी टीयर 2 के आइटम्स है वो 2% तक हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, वो जो है बेसल 3 में जो नया कॉन्सेप्ट है वो है कि सीसीबी का। ये बोला कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर, हर बैंक को कोशिश करनी है कि एक बफर क्रिएट करे, किसके लिए, कैपिटल के लिए। ये बफर कैसे काम करेगा, ये बफर इन केस ऑफ इमरजेंसी काम करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी मतलब अगर यहाँ पे कोई कुछ परसेंटेज आपने रखा हुआ है तो वो बैंक के लिए एडिशनल कैपिटल का काम करेगा, तो वो बैंक के लिए बफर का काम करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी इस फंड से बैंक की हेल्थ को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सीसीबी का कॉन्सेप्ट लेके आए। सीसीबी का कॉन्सेप्ट क्या है, सीसीबी का मतलब होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बफर का मतलब है इन केस ऑफ इमरजेंसी इट विल बी यूटिलाइज ओनली। तो ये एक एडिशनल कैपिटल है, तो 2.5%। इसमें बोला गया कि ये जो सीसीबी है ये आपको फेज मैनर में इंडिया में लागू करना है, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ए फेज मैनर। 2016 में बोला गया कि भाई आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 0.625% आपको सीसीबी होना चाहिए आपके पास। 2017 तक ये 1.25% होना चाहिए, मतलब 0.625 एवरी टाइम एड ऑन किया उन्होंने 2016 से स्टार्ट करके। 2016 में 0.625, 2017 में इसमें 0.625 में 0.625 ऐड कर दिया तो 1.25% बन गया। 2018 में इसको 1.875 हो जाना चाहिए और 2019 में ये कितना होना चाहिए, 2.5%। मतलब 31 मार्च 2019 तक सभी बैंकों के पास ये कैपिटल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। 11.5% सभी के पास कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप किसको फॉलो करते हैं, बेसल को फॉलो करते हैं, तो 11.5% की कैपिटल होनी चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 2 में क्या होता है। बैंक की बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स प्रिस्क्राइब होते हैं या जो भी आइटम्स लिखे होते हैं, बैलेंस शीट में जो भी कुछ लिखा होता है उसको आपको टीयर 1 में क्या लेना है, टीयर 2 में क्या लेना है, उसके बारे में हम आगे भी बात करते हैं। दोस्तों अभी कैपिटल में मैंने बताया कि कैपिटल में पिलर 1 में जो कैपिटल का एडिकेशन कैसे कैपिटल को नॉर्म्स में प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है। तो टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है, उसमें रेट हमने इससे पहले डिस्कस किया था, रेट कि टीयर 1 का रेट क्या होगा, टीयर 2 का रेट क्या होगा, सीसीबी का रेट क्या होगा, टोटल कैपिटल बैंक की कितनी होगी। अब हम बात करते हैं टीयर 1 में
बैंक की बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी को, या बैंक की बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी साइड में होता है, तो उन सभी को टीयर 1 और टीयर 2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो टीयर 1 में बोला है बेसल 3 के नॉर्म्स के हिसाब से टीयर 1 में बोला गया पेड अप कैपिटल बैंक की जितनी भी उसको हम टीयर 1 मानेंगे। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स बैंक के पास जो भी होंगे, बैंक के बैलेंस शीट में जो भी स्टैच्यूटरी रिजर्व्स होंगे वो कहां पे लिखे जाएंगे, वो आएंगे टीयर 1 में। इसके अलावा ऐसा कोई फ्री रिजर्व जो डिस्क्लोज किया हुआ है, कोई भी फ्री रिजर्व, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व भी टीयर 1 में ही आएंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट, इसको स्टॉक सरप्लस भी बोलते हैं। शेयर प्रीमियम को हम स्टॉक सरप्लस भी बोलते हैं, स्टॉक सरप्लस, शेयर प्रीमियम को स्टॉक सरप्लस भी बोलते हैं। शेयर प्रीमियम भी टीयर 1 में ही आएगा। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व, कोई एसेट्स को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में यहां पे आएगा, वो टीयर 1 में ही हम ऐड करेंगे, टीयर 1 में मानेंगे उसको। इसके अलावा कोई बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी टीयर 1 में आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व को यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डिस्काउंट करके दिखाओगे, क्या 55% डिस्काउंट कर देंगे। वैल्यू का 45% टीयर 1 में आएगा, बचा हुआ जो है 55 वो चला जाएगा टीयर 2 में। मतलब यहाँ पे मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू 100 है, तो इसको डिस्काउंट कर देंगे हम 55 पे, तो 45 विल बी कंसिडर्ड अंडर टीयर 1 कैपिटल एंड रेस्ट 55 विल बी कंसिडर्ड अंडर टीयर 2 कैपिटल। इसके अलावा हमने बात की थी एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में, तो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या है, पीएनसीपीएस, इसका मतलब होता है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे कोई शेयर्स हैं जो परपेचुअल हैं, लगातार हैं, जो रिडीम अभी नहीं होने वाले, लगातार चलने वाले हैं, उनका नेचर कैसा होगा, इक्विटी जैसा नेचर होगा, तो वो पीएनसीपीएस अगर हैं, परपेचुअल नेचर के हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो एडिशनल टीयर 1 में आएंगे। उसके अलावा कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो भी टीयर 1 में आएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे भी शेयर प्रीमियम अगर दिया हुआ है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो शेयर प्रीमियम भी इसमें प्रेस्क्राइब होगा, वो टीयर 1 में आएगा, एडिशनल टीयर 1 में। अब बात करते हैं हम टीयर 2 में क्या क्या आएगा। तो टीयर 2 में बात आएगा जनरल रिजर्व और लॉस रिजर्व अगर कुछ है बैंक की बैलेंस शीट में, वो कहां पे आएंगे, वो टीयर 2 कैपिटल में आएंगे। फिर हाइब्रिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका नेचर इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिला के हाइब्रिड नेचर का है, वो सारे भी टीयर 2 में आएंगे। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में अगर है, तो वो टीयर 2 में ही आएगा। लेकिन टीयर 2 में एक ध्यान रखने लायक बात क्या है, वो है कि टीयर 2 में हम मैक्सिमम जो हमारा आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू का मतलब होता है रिस्क वेटेड एसेट्स, हम बैंक की जितने भी एसेट्स हैं उनको एक रिस्क वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हर बैंक के एसेट्स को एक रिस्क का वेट देते हैं, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके उसको रिस्क वेट फैक्टर से हम उसकी रिस्क आरडब्ल्यू निकालते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते हैं। तो वो अमाउंट जो भी निकल के आएगा बैंक का एसेट्स का, उस टोटल का 1.25% ही हो सकता है टीयर 2 कैपिटल। मतलब टीयर 2 कैपिटल में एक बार लगा दिया कि आप टीयर 2 कैपिटल किसी भी बैंक की कितनी होगी, 1.25% ऑफ आरडब्ल्यू। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम निकालते हैं आरडब्ल्यू, रिस्क वेटेड एसेट्स। बैंक की जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को एक रिस्क वेट दिया गया है, किसमें, बेसल के हिसाब से। बेसल ने आरडब्ल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी बैंक का रिस्क वेटेड एसेट्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने क्या है रिस्क वेट असाइन किया है बैंक की हर एसेट्स को। बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो भी आइटम्स आते हैं उन सभी को एक रेट के हिसाब से प्रेस्क्राइब किया गया कि कितना रिस्क है उस एसेट्स के अंदर। तो पहले बात हम करते हैं कि कैश बैलेंस शीट आरबीआई के पास बैंक का कोई भी अगर कैश है किसी भी फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो या गोल्ड के फॉर्म में हो, तो उसमें कोई रिस्क है क्या, रिस्क वेट, तो उसको जीरो रिस्क वेटेड में है। तो आपको आरडब्ल्यू कैलकुलेट करते वक्त आपको यहाँ पर रेट उसका जीरो रखना है। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां पे पीछे गवर्नमेंट खड़ी हुई है, इसलिए फुल्ली सिक्योर्ड है, उसमें भी कोई रिस्क नहीं है, इसलिए वहां पे भी आरडब्ल्यू का जो रेट रहेगा वो रहेगा 0%। फिर हम बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट। ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी लेकर रखी हुई है, गवर्नमेंट की गारंटी है किसी लोन्स एंड एडवांस में, वहां पे भी 0% का रिस्क रहेगा। फिर हम बात करते हैं कोई बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक्स। अगर
बैंक ने किसी दूसरे बैंक के पास करंट अकाउंट में कोई बैलेंस रखा हुआ है तो उसमें थोड़ा रिस्क है, वो बैंक डूब जाए तो हमारा पैसा मिलने की संभावना कम है, तो यहाँ पर रेट थोड़ा सा इसमें रिस्क है, बट इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क को जो वेट है वो कितना दिया 20%। अब ये बात करें, अब उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट अगर करके रखा है तो उसमें रिस्क पूरा का पूरा है, वो मिले या ना मिले, जैसे यहाँ पे रेट रिस्क का वेट होगा वो 100% होगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेज है जहां पे गवर्नमेंट की गारंटी है उसमें तो 0% का रिस्क, लेकिन अदर लोन्स एंड एडवांसेज है जहां पे गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, उन लोन्स एंड एडवांसेज में जो रिस्क रहेगा वो 100% रहेगा। बैंक के जो प्रोमाइसेस हैं, फर्नीचर्स हैं या फिटिंग्स हैं बैंक की, उन सब में भी 100% का रिस्क रहेगा, तो रिस्क का वेट 100% होगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन से होते हैं? बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसे अगर कोई आइटम्स बैंक की बैलेंस शीट में है उनको हम रिस्क वेट कितना देंगे 100%। इसके अलावा नॉन फंडेड एक्सपोजर किसको है? रियल एस्टेट को। अगर रियल एस्टेट में आपने कोई नॉन फंडेड एक्सपोजर लेकर रखा है, लाइक रियल एस्टेट को आपने कोई बैंक गारंटी इश्यू कर रखी है, परफॉर्मेंस गारंटी इश्यू कर रखी है, या फाइनेंशियल गारंटी इश्यू कर रखी है, लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू कर रखा है, उस केस में रिस्क का वेट 150% होगा। तो जब आरडब्ल्यू हम निकालेंगे तो बैंक की एसेट साइड में जो भी एसेट्स हैं उन सबको, उन एसेट्स को इस रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करके बैंक की हम आरडब्ल्यू निकालेंगे। आरडब्ल्यू के ऊपर हम अलग से क्वेश्चंस करते हैं कि बैंक की कैपिटल, आरडब्ल्यू के बेस की बैंक की कैपिटल को कैसे निकाला जाता है, हम ये क्वेश्चन जरूर समझेंगे। नेक्स्ट, अब तक हमने बात की कैपिटल एडुकेशन कैसे निकालते हैं, अब उसके ऊपर एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि सारा डाउट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है, एक बैंक की बैलेंस शीट है ये। ए बैंक हैज फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स ऑन इट्स बैलेंस शीट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेट करना है, टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेट करना है, और आरडब्ल्यूए दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स। अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लेकर रखा हुआ है, अमाउंट इन लैक्स में है, 480 लैक्स है इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टैट्यूटरी रिजर्व रखे 280 लैक्स के, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 280 लैक्स का, कैपिटल रिजर्व रखा है 930 लैक्स का। एसेट्स में क्या क्या रखा है? कैश बैलेंस विद आरबीआई 48 लैक्स, बैलेंस विद अदर बैंक्स 125 लैक्स, क्लेम्स ऑन बैंक्स 285 लैक्स, अदर इन्वेस्टमेंट दे रखा है 780 लैक्स का, लोन्स एंड एडवांसेस में दे रखा है गारंटेड बाय बैंक्स 128 लैक्स, गारंटेड बाय पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अगर कोई गारंटी देकर रखी है तो वहां पे 700 लैक्स है। अदर दे रखा है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस है कितने? 10,000 के, 10,000 के। प्रोमाइसेस फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं बैंक के 182 लैक्स के, अदर एसेट्स दे रखी हैं 200 लैक्स की, और ऑफ बैलेंस का आइटम दे रखा है लाइक एलसी और बीजी 4,700 लैक्स। इसको सोल्व कैसे करते हैं? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जीआईबी में पूछे जाते हैं, सीआईबी में, इनफैक्ट बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए सीआईबी लेवल पे पूछा जाता है, सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस के लिए, या एमबीए फाइनेंस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं एमबीए, उन स्टूडेंट के डिफरेंट लेवल्स पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस हर लेवल पे आता है। आप देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? इसका सोल्यूशन करेंगे टीयर, सबसे पहले निकालेंगे टीयर 1 कैपिटल। अब हमने बताया था टीयर 1 कैपिटल में बेसिल के अंदर स्पेसिफाई करके रखा हुआ तो टीयर 1 में कौन कौन सी कैपिटल आपको लेनी है। तो टीयर 1 में हम क्या लेना है? टीयर 1 में सबसे पहले लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर बैंक की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल रखिए तो हम कहां पे मानेंगे इसको कोर कैपिटल ही बोलते हैं। टीयर 1 कैपिटल कौन बोलते हैं? कोर कैपिटल। तो यहाँ पे आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे बिजनेस की 480 तो 480 हमने वहां पे ले लिया। स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखा है तो ये भी टीयर 1 का पार्ट है, तो 280 वहां पे ले लिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व को हमने बताया था कि इसको डिस्काउंट करना है किसना? 55% पे डिस्काउंट है ना। तो यहाँ पे 55% पे डिस्काउंट करेंगे तो 126 यहाँ पे ले लिया। बचा हुआ पार्ट हमको कहां पे लेना है? टीयर 2 कैपिटल में। तो 126 वहां पे आ गया, यहाँ पे 126 आया, और बचा हुआ पार्ट हमने कहां पे ले लिया? टीयर 2 में ले लिया। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व भी हमने रखा है 1930 का, तो 930 कैपिटल रिजर्व हमने ले लिया। अब बात करते हैं हम टीयर 2 कैपिटल की। टीयर 2 कैपिटल में एक क्लोज होता है कि ये मैक्सिमम कितना होगा? 1.25% ऑफ आरडब्ल्यू। तो हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है? इसकी कैपिटल में एक क्लोज लगा रखे भाई ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो सकता है 1.25% ऑफ आरडब्ल्यू। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आरडब्ल्यू। अब आरडब्ल्यू निकालेंगे हम, क्या करेंगे? आरडब्ल्यू कैलकुलेशन करेंगे ऑन बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन से हैं इसमें बैलेंस शीट में, और लोन्स एंड एडवांसेस कौन से हैं, और ऑफ बैलेंस शीट आइटम कौन से। तो अब हम देखते हैं आरडब्ल्यू कैलकुलेट करने के क्या लेंगे हम? बैलेंस विद आरबीआई 48 अमाउंट दे रखा है 48 लाख का, तो उसका रिस्क वेट कितना है? ये प्रेस्क्राइब कर रखा है बेसिल ने 0%, तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? आरडब्ल्यू का 0। बैलेंस विद अदर बैंक्स 125 है, तो रिस्क वेट इसका 25% प्रेस्क्राइब है बेसिल में, तो 25 लाख। फिर क्लेम्स ऑन अदर बैंक्स, यहाँ पे क्लेम्स ऑन अदर बैंक्स लेकर रखा होता है, यहाँ हमने ले लिया 285 को 20% इसमें रिस्क है, तो 57 लाख रिस्क वेटेड एसेट्स बन जाएगा।
अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 700 का है, ये पूरा का पूरा रिस्क है इसमें, तो 100% रिस्क वेटेड एसेट्स हो गए 780 लाख। जितने बैंक की बुक्स में एसेट्स हैं, उन एसेट्स को एक सर्टेन परसेंटेज पे रिस्क वेट देके हमें रिस्क वेटेड एसेट्स में कन्वर्ट करना है उसको। तो हम यहाँ पे जो फिगर निकाल रहे हैं, ये फिगर है रिस्क वेटेड एसेट्स। ऐसे ही लोन्स एंड एडवांसेस में क्या दे रखा है, गारंटी किसकी दे रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दे रखी है। इस केस में रिस्क कितना है 0%, तो हम आरडब्ल्यू रिस्क वेटेड एसेट्स हमारी 0 होगी। अगर गारंटी किसने रखी है पीएसयू में, तो पीएसयू केस में भी 0% है तो 0 ही होगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेस केस में वहां पे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए रिस्क का वेट 100% है, इसलिए आरडब्ल्यू में हम 100% लेके यहाँ पे 10,000 ले लेंगे। फिर प्रोमाइसेस फर्नीचर एंड फिटिंग्स में 182 लाख है, ये 180 गलती से मैंने लिख दिया, ये 182 लाख है, 182 लाख है। इसमें रिस्क वेट कितना 100% है, तो उसको 182 ले लिया हमने। उसके बाद हम अदर एसेट्स की बात करें तो वो 200 करोड़ के अदर एसेट्स है, वो भी उसमें रिस्क वेट 100% है, तो 200 ले लिया। उसके अलावा हमने यहाँ पे दे रखा है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स 4700 लाख, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम में भी रिस्क वेट 100% का है, तो ये भी हमने यहाँ पे ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी 4700 ले लिया। टोटल हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स, ये टोटल ऑन बैलेंस शीट आइटम, लोन्स एंड एडवांसेस और ऑफ बैलेंस शीट, इन तीनों को मिला के जो हमारा बनता है आरडब्ल्यू, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स। इन एसेट्स के अंदर इतना रिस्क है, इतना रिस्क लेने के बाद ये जो वेट आया मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिस्क वेटेड एसेट्स आई 15,944 लाख। अब हम इसके बीच में हम क्या निकालेंगे, हमें क्या पूछा था पहले, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल हमने निकाल दी 1816। टीयर 2 कैपिटल पूछा, टीयर 2 कैपिटल हमने निकाल दी कितनी 154। अब 154 में मैंने बताया था कि मैक्स हमें कितना लेना है 125% ऑफ आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू हमारे पास निकल गया 15,944, इसका 125% कितना बनता है 199। मतलब हम टीयर 2 में कैपिटल कितने ले सकते हैं मैक्सिमम अप टू 199, जबकि हमारे पास बचा कितना है रिवैल्यूएशन रिजर्व में केवल 45% ही बचा है, 55% डिस्काउंट कर दिया, या 154 ही बचा है, तो हम ये पूरी ले लेंगे। तो टीयर 2 कैपिटल कितना अमाउंट आ गया 154। तो एक आंसर कौन सा हो गया, एक आंसर हो गया टीयर 1 कैपिटल 1816, दूसरा आंसर टीयर 2 कैपिटल 154, तीसरा चीज पूछा उसने आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू निकल गया हमारा 15,944। इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं CAR, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इस बैलेंस शीट के बेस पे CAR जो निकल के आएगा वो आएगा 12.35%। अब हमें पता लगा क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आए कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर, अब इससे क्या पता लगता है कि इस बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है वो फुलफिल्ड है। बैंक की कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है जो बेसल 3 में प्रिस्क्राइब करके रखा है, उस हिसाब से ये उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बिल्कुल ठीक है। उसमें 11.5% मिनिमम है, तो इसमें 12.35% आ रहा है, इसलिए इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बैंक की हेल्थ, बैंक की जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी बैलेंस शीट है, बैंक की हेल्थ अच्छी है, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये अच्छी है। अब हमने ये पूरा का पूरा कैपिटल एडिक्वेसी का जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में CAR का क्या महत्व होता है, उसके बेस पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसल 3 के नॉर्म्स क्या है, और बेसल 3 के नॉर्म्स को बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर या किसी बैंक के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया हो एक वीडियो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।